हेलो दोस्तों, वेट ट्रांस नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 जो 26 नवंबर 2025 से लागू है, उसकी वजह से यूएफवीयू और आईबीए की गति ऐसी हो गई है कि भई गति सांप छछूंदर जैसी इनके पैरों से नीचे से जमीन खिसक चुकी है। इनको किसी भी प्रकार का एग्रीमेंट या निगोशिएशन करने का अधिकार ये कोड या लॉ नहीं देता जो संसद द्वारा पारित है। अभी इन्होंने जो साइन किया है एमओयू मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी पर, उसके लिए भी ये निगोशिएशन के अधिकारी नहीं है। आज इन्हीं चीज़ों पर हम बात करेंगे। तो हम सबसे पहले ये देखते हैं, मैंने और बात चीज़ें बता दी थी इससे पहले। मेडिकल इंश्योरेंस एमओयू जो इन्होंने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किया आईबीए और यूएफवीयू ने, क्या वो सही है? क्या ये कोड इनको अलाउड करता है? तो हम पहले तो यही देखते हैं। द मेडिकल इंश्योरेंस एमओयू एग्जीक्यूटेड बिटवीन आईबीए एंड यूएफवीयू रेजेज एनोदर लीगल क्वेश्चन। इससे एक बहुत बड़ा वैधानिक प्रश्न सवाल खड़ा हो गया है और इस पर हमारे यूट्यूबर्स ने बड़े बड़े वीडियो बना दिए। आईबीए ने ये कर दिया, एमओयू कर दिया। सिर्फ इनको पढ़ना नहीं है, इनको लेटेस्ट जानकारी देनी नहीं है और केवल अपने ही जो इनके व्यूअर्स हैं उनको मिसगाइड करना है। दोस्तों, इनको समझो और ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों को आप फैलाइए। और अब हाँ, मैं कहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे जानकारी दूसरों तक पहुँचे, उनको पता चले कि वर्तमान में इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 आईबीए और यूएफबीयू को किसी भी हालत में निगोशिएशन का अधिकार नहीं देता है। ये लगभग वही कंडीशन है जो उन्होंने 1970 के एक्ट में की थी। उससे पहले ही ये फर्स्ट बेस सेटलमेंट कर गए और उसके बाद बेस सेटलमेंट करते आए और 1970 के एक्ट को साइड में डाल दिया। दोबारा इनकी यही कोशिश है कि ये इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड को साइड में डाल दिया जाए। अब वन मस्ट आस्क अंडर विच स्टैट्यूटरी प्रोविजन वाज इट एग्जीक्यूटेड। किस वैधानिक प्रावधान के अंतर्गत इन्होंने एमओयू साइन किया? पहले तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट था, अब वो तो हो गया रिपील, वो तो निरस्त हो गया। अब किसके अंतर्गत किया? तो कुछ बातें निकल कर आती। पॉसिबिलिटी ये है प्योरली कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट, ये केवल दोनों के बीच में एग्रीमेंट है। जैसे ये एलआईसी वाले करते हैं, पॉलिसी ले ली, ये कर ली, इस प्रकार का इनको कोई अधिकार नहीं है, वैधानिक अधिकार नहीं है। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग आउटसाइड द इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड, या फिर एमओयू किया है इन्होंने कि जो परव्यू है इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड का उसके बाहर किया है, इनको अलाउड नहीं है। सेटलमेंट हैविंग कॉन्ट्रैक्चुअल वैल्यू, इसकी केवल और केवल एक संविदात्मक या कॉन्ट्रैक्चुअल वैल्यू है। सेटलमेंट इंटेंडेड टू ऑपरेट अंडर सेविंग प्रोविजंस, या फिर कॉन्ट्रैक्ट जो है ये सेविंग प्रोविजंस, यानी जो इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड है उसमें ऐसे कुछ प्रावधान कर दिए जाते हैं कि भाई इतना तो हम परिवर्तन कर रहे हैं लेकिन ये चालू रहेगा, तो ऐसा भी मकई नहीं लिखा हुआ है। इफ एग्जीक्यूटेड आफ्टर द कोड बिकेम ऑपरेशनल, जब कोड 26 नवंबर 2025 को ऑपरेशनल हो गए उसके बाद यदि इन्होंने ये किया है, इट रिक्वायर्स एग्जामिनेशन वेदर इट सेटिस्फाइड द स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क प्रेस्क्राइब, तो क्या कोड में जो स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क उसको सेटिस्फाई करता है? इन माई प्रिलिमिनरी ओपिनियन, मैं आपको बता दूं क्या है। देयर डज नॉट अपीयर टू बी एनी एक्सप्रेस प्रोविजन, ऐसा कुछ भी लिखित में नहीं है वहाँ पर इन द इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड रिकॉग्नाइजिंग यूएफबीयू एज द स्टैट्यूटरी निगोशिएटिंग एंटिटी। इसको रिकॉग्नाइज कर ही नहीं रखा है और न ये एमओयू कर सकते हैं। Consequently, the legal validity of any post-code industry level settlement signed solely between IBA and UFBU can legitimately be questioned unless supported by another statutory provision or valid term। और कोई भी एग्रीमेंट IBA और UFBU द्वारा किया गया है इस कोड को लागू होने के बाद, तो उसके लिए अलग से कोई प्रोविजन होना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। नहीं है तो ये इनवैलिड है, ये नल एंड वॉइड है। Issues that deserve detailed legal examination, the proposed opinion will examine। अब इनके इश्यूज को डिसाइड करना पड़ेगा, तो कौन करेगा? देखो क्या क्या देखते हैं हम। पहला, एवोल्यूशन ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग अंडर द आईडी एक्ट 1947, ये खत्म हो गया। रिपील ऑफ द आईडी एक्ट को खत्म कर दिया। लेजिस्लेटिव इंटेंट बिहाइंड सेक्शन 14 के पीछे जो लेजिस्लेटिव इंटेंट थी वो क्या थी? मीनिंग ऑफ निगोशिएटिंग यूनियन, मीनिंग ऑफ निगोशिएटिंग काउंसिल, whether industry level bargaining survives after the code, legal status of UFBU, legal status of IBA, whether PSVs can authorize IBA after the code,
वैलिडिटी ऑफ मेडिकल इंश्योरेंस MOU, difference between statutory settlement and contractual MOU, effect on future bipartite settlements, effect on officers' joint note, whether pensioners can claim benefits flowing from such MOUs, relevant Supreme Court decisions, constitutional implication under Article 40, 19, 300A, and conclusion and suggested legal strategy. ये जितने भी मैंने 16-17 पॉइंट बताए हैं, इन पे हम धीरे धीरे करके आपको बताएंगे कि क्या इनको दोनों को ये किसी प्रकार का ऐसा अधिकार है ये कर सके। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी IBA और UFBU सुपीरियर एंटिटी लोगों के जीवन यापन को खत्म कर दिया, दुर्दशा कर दी। अब ये हाथ पैर मार रहे हैं कैसे भी करके, इनका जो पुराना ढर्रा है वो चलता है और लोगों को पता नहीं चला। और दूसरी बात बता दूं मैं, ये तो मेरे हाथ पड़ गया था, अदरवाइज ये धीरे धीरे करके वही काम करते रहते। लोग सोचते हैं उनको पावर मिली हुई है। अभी किसी से बात कर लो, इवन जनरल मैनेजर लेवल से बात कर लो, बिना पढ़े वही यही कहता है नहीं नहीं उनको अधिकार है, उनको अधिकार है, उनको अधिकार है। मतलब पढ़ना नहीं है, जानना नहीं है, कुछ भी नहीं करना है, केवल और केवल एक बड़ी बनाई बात लेकर के इतने इतने बड़े पोस्टों पर बैठे हुए लोग इस प्रकार की बातें करते हैं तो मुझे अचंभा होता है। मतलब इन लोगों ने ये पहले से पढ़ा होता अपना ही एक्ट 1970 तो कभी का यह सिस्टम बदल गया होता, आज पेंशन अपडेशन के लिए कोर्ट में नहीं लड़ रहा होता। दोस्तों, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 ना तो IBA को और न बैंकों को और न UFBU को ऐसी कोई शक्ति प्रदान करता है जिससे कि ये अब तक जो कुछ करते रहे ये करते रहे। एम्प्लॉयर केवल और केवल एक पर्टिकुलर बैंक का, क्योंकि ये बैंक स्पेसिफिक है, अपने ही निगोशिएट यूनियन से बात कर सकता है और उस निगोशिएट यूनियन से इकट्ठा नहीं कर सकता आकर के बैठ जाओ एक जगह बैठ जाओ। और ये भी नहीं कह सकता IBA से भैया तुम मिल करके करो, क्योंकि ऐसा भी वहाँ का अलाउड नहीं कर रखा है। केवल और केवल एम्प्लॉयर और पर्टिकुलर यूनियन के बीच में, और सर्विंग यूनियन के जो नेता हैं, चाहे ऑफिसर हैं, चाहे कोई भी हैं, आप अपनी बैंक से बात करें, आप इंडस्ट्री लेवल को छोड़ें, क्योंकि आपका 1970 एक्ट उसी को अलाउड करता है। हो सकता है कि यदि भी ये प्रॉब्लम आए तो IBA और UFBU जैसी संस्थाओं को हटा करके एक आपका भी काम जो वेतन आयोग होता है उस प्रकार कर दिया जाए और आपकी समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाए। करना आपको पड़ेगा, और यदि आप चाहते हो कि यही लोग लगे रहे तो ये तो आपका खून चूसेंगे। और मैं तो यही खत्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।